नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल पहली औपचारिक मीटिंग ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की थी, जिसमें कि 27 से ज्यादा जो देश हैं वो उसके मेंबर हैं। लेकिन भारत, जो कि पहले तैयार नहीं था बोर्ड ऑफ पीस के लिए, और ये कह रहा था 12 फरवरी तक, जो रणधीर जायसवाल है एमईए के स्पोक्स पर्सन, वो ये कह रहे थे कि ये प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है कि हमें बोर्ड ऑफ पीस में एंगेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अचानक 12 फरवरी से ऐसा क्या हो गया कि भारत वहां पर एक ऑब्जर्वर के रूप में बैठ गया। जो इंडियन एम्बेसी है वॉशिंगटन की, वहां पर जो चार्ज डी अफेयर्स हैं, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया था बतौर ऑब्जर्वर, और भारत के साथ और भी बहुत सारे देश थे जो ऑब्जर्वर के रूप में गए थे। लेकिन ट्रंप ने वहां पर जाकर क्या कहा? ट्रंप ने ये कहा कि हमारे 11 जेट्स गिराए गए। अब वो 11 जेट्स बहुत एक्सपेंसिव प्लेन्स थे, भारत के थे, पाकिस्तान के थे, लेकिन उन्होंने भारत की फिर से बेइज्जती की। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने 200% टैरिफ भारत और पाकिस्तान पर लगाने की धमकी दी, तब जाकर दोनों देश माने हैं, इसलिए मैंने उस कॉन्फ्लिक्ट को रोका। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बार डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को कह चुके हैं कि उन्होंने ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट था ये रुकवाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वरना ये कभी पॉसिबल नहीं था। अब आपको एक बता देते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कब कब डोनाल्ड ट्रंप ने इस जेट के बारे में बात करने की कोशिश की। जुलाई 2025 में उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि 5 जेट गिराए गए। अगस्त 2025 में 7 जेट गिराए गए। नवंबर 2025 में उन्होंने कहा कि 6 प्लेन गिराए गए, और 11 फरवरी को उन्होंने कहा कि 10 प्लेन गिराए गए, 10 जेट गिराए गए, और अब 20 फरवरी को वो फिर से कहते हैं कि 11 जेट गिराए गए हैं। आखिर भारत इस तरीके की बदनामी अपनी खुद से क्यों करवाता है? भारत चाहता तो कह सकता था कि नहीं, हम बोर्ड ऑफ पीस में जाएंगे ही नहीं। और क्या भारत ने इस चीज को सोचा नहीं था पहले से कि बोर्ड ऑफ पीस में, जहां पर वो इजराइल और गाजा की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे? तो इस तरीके की बेइज्जती भारत खुद से क्यों इनवाइट कर रहा है? और सबसे बड़ी बात कि भारत से क्यों छुपाया मोदी जी ने या विदेश मंत्रालय ने कि वो बोर्ड ऑफ पीस में बतौर ऑब्जर्वर के रूप में जा रहे हैं? हाउस सेशन में था 12 फरवरी को, और जिस समय बजट सेशन चल रहा था, उस समय रणधीर जायसवाल ने यह कहा था, द प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन। तो फिर अगर भारत ऑब्जर्वर के रूप में जा रहा था, तो क्या इसको हाउस में नहीं बताना चाहिए था? क्या इसको हाउस से डिस्कस नहीं करना चाहिए था? क्या देश को नहीं बताना चाहिए था? ये सब चीजें ऐसा लगता है कि भारत को जरूरी नहीं लगती। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। संजय कपूर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, कांग्रेस की नेता प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है अनुमा जी। मैं संजय कपूर से शुरू करती हूँ कि संजय जी, भारत ऑब्जर्वर के रूप में वहां पर गया, क्या भारत की सरकार को यह चीज विपक्ष से, हाउस से, सदन से क्या शेयर नहीं करनी चाहिए थी? अचानक से उन्होंने 12 फरवरी के बाद डिसाइड कर लिया, ये कहते हुए कि द प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन, एंड फाइनली वी सी द चार्ज डी अफेयर्स इन अमेरिका गोइंग एंड अटेंडिंग द इवेंट एज एन ऑब्जर्वर। जी मैडम, ये जो भारत सरकार है, इनको इन सब छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना या पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कई सारी ऐसी चीज़ें कर चुके हैं जिसको कि पार्लियामेंट को बताना चाहिए था, पर इन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं करी। इन्होंने कई सारी चीज़ों में स्टेटमेंट देना था, नहीं दी। पर मुद्दा ये है कि इन्होंने अमेरिका के साथ क्यों इस तरीके से झुक के गए हैं। पहले तो मना कर रहे थे, ऐसा दिख रहा था कि वो नहीं जाना चाहते जहाँ पे पाकिस्तान है। अब यह है कि वो वहाँ पे जा रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस में, जहाँ पाकिस्तान ने तकरीबन $1 बिलियन देकर वहाँ पे मेंबरशिप ली है। तो हिंदुस्तान को भी $1 बिलियन देनी पड़ेगी। हिंदुस्तान को इसमें फ़ायदा दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका के साथ जाने में, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी हैसियत में इजाफा होगा। और हैसियत का अगर आप देखें तो पैक्स सिलिका में भी इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन करा। वो अमेरिका से संबंधित जितनी भी चीज़ें ज्वाइन कर रहे हैं। अगर कुछ दिन पहले जो वहाँ के एम्बेसडर थे श्री सर्जियो गोर, अमेरिका के, वो गए थे वेस्टर्न कमांड में, और वहाँ पे उनका प्रेजेंटेशन हुआ था, जो कि अपने आप में अनूठा था। वैसे तो कई वहाँ पे काफ़ी एक ट्रेडिशन है कि अमेरिकी एम्बेसडर जाता है, परंतु पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जनरल जो पैसिफिक कमांड का था वो भी गया था। और वहाँ पे क्या बातें हुई है किसी को नहीं बताया, कि बातों में कुछ चीन इसके चक्कर में काफ़ी परेशान है। उनको लग रहा है हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर चीन के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। अब मुद्दा यह है कि हिंदुस्तान की रणनीति क्या है। वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे
में या कोई मॉरल स्टैंड तो लेते नहीं है। वो सोचते स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, तो इस वजह से जो भी करना चाहें कर सकते हैं। पर ये बहुत ही विषम स्थिति है हिंदुस्तान के लिए, जो पूरी तरीके से अब है ना अमेरिका के कब्जे में दिखाई पड़ते हैं और अमेरिका की हर बात को कबूल कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो डोनाल्ड ट्रंप हर चीज़ जो हिंदुस्तान खड़ा होता था, जिसके लिए खड़ा होता था, उस चीज़ को नकार रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ना इतने सारे हवाई जहाज, करीब 72 दफ़ा बोल चुके हैं वो, बार बार कि उन्होंने हवाई जहाज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध में इतने सारे हवाई जहाज गिरे। ये नहीं बता रहे कि किसके कितने गिरे, पर ये उम्मीद करी जा रही है कि हिंदुस्तान के ज़्यादा गिरे, पाकिस्तान के कम। और ये भी नहीं पता कि खर्चा कितना हुआ इस पूरे प्रकरण के अंदर। तो अमेरिका पूरी तरीके से लगा हुआ है कि हिंदुस्तान को ज़लील करने में, और हिंदुस्तान के बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं है। वो सोचते हैं कि थोड़े दिनों में दे विल राइड आउट, क्योंकि ना एक टैरिफ की डील हो गई, ये हो गया। उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सब चीज़ों से अपने को कुछ समय बाद है ना लाइन पे आ जाएंगे, पर वो लाइन पे आते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के कान मरोड़ सकते हैं जबरन? क्या भारत को बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनवा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? इसका मेंबर अन्य बन ही जाएगा, हाँ, क्योंकि जब क्या कह रहे हैं? ऑब्जर्वर की तरह हम कह रहे हैं हिंदुस्तान तो बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन ही जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं। जब आप ऑब्जर्वर की तरह तैयार हो गए वहाँ पर, तो उनको किसी को मना नहीं कर रहे हैं, वो लोग वो तो आकर्षित कर रहे हैं। वो तो चाहते हैं किसी तरीके से यूएन की अहमियत ख़त्म हो जाए और वो हो जाए। हिंदुस्तान अभी पुराने उसूलों पे अभी भी चल रहा है, इसमें उनको लगता है कि यूएन वगैरह को ज़्यादा तरजीह दी जाए, परंतु वो तो बहुत ज़्यादा इच्छुक होंगे कि बोर्ड ऑफ पीस में जुड़ जाएँ, जिससे कि पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत है ना जिसको कहते हैं लेग अप हुआ है या हेफ्ट मिला है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। पर इसमें कोई समस्या नहीं है उनको कि अमेरिका इनको जोड़ लेगा, क्योंकि हर चीज़ में लेकिन पैक्स जो अमेरिका में जोड़ा, इसमें जोड़ा। लेकिन अगर भारत मान लीजिए कि वो मेंबर बन जाता है बोर्ड ऑफ पीस का, तो जो एक ग्लोबल स्टेटेड पोजीशन भारत की रही है कि भाई आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना था, तो वो सारे क्या हमने जो इच्छाएं हैं वो क्या हमने अपनी खत्म कर दी है और इसीलिए हम बोर्ड ऑफ पीस में अब एंगेज करने के लिए तैयार हो गए? मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान ने अपनी जितनी भी इच्छाएं वो त्याग की हैं। वो नए समय का तकाजा है कि वो जुड़े इसके साथ, क्योंकि उनको लगता है कि अगर नहीं जुड़े तो पीछे छूट जाएंगे। और जब मौका आएगा, जब लगता है कि ट्रम्प चले जाएंगे या ट्रम्प के बाद जो भी स्थिति होगी, तो वो सोचते हैं कि उसमें फिर वो अपनी जितनी पुरानी मुहिम चालू कर देंगे। पर ये इस समय जो लग रहा है, उनकी कोशिश यही है कि कोई भी उसूलों वाली बात ना करके, जब यहाँ मौका पड़े वहाँ बस चल रही है उस पर चढ़ जाओ, आगे देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन एक एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपको जाना है, कि क्या ये भारत के लिए घातक होगा अगर भारत बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनता है? तो क्या ये एक बड़ा इशू नहीं बन जाएगा भारत में? और लॉन्ग रन में ये भारत की विदेश नीति के लिए कैसा होगा? भारत की विदेश नीति तो कूड़े में चलेगी वैसे ही। उसमें अगर आप गौर करें तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे हम सब काम वो कर रहे हैं जो कि हमारा इतिहास, हमारी जो पूरे मॉरल वैल्यूज़ हैं वो अलाउ नहीं करती हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि भारत है ना अगर है ना इसके साथ लगा रहेगा तो उसको नुकसान होगा, तो उनको परवाह नहीं है। उनको तो ये है कि किसी तरीके से समय निकालो जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप खुश रहें, अमेरिका हमें नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि इस समय सबको एक बात का यकीन है कि अमेरिका एक बहुत पावरफुल देश हो गया है और हमारी स्थिति नहीं है कि हम क्या करें। ठीक है। ओके, संजय, थैंक यू सो थैंक मच यू। जॉइनिंग। लेकिन मैं अब अनुमा जी के साथ कंटिन्यू करूंगी। इसके पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में ये कहा कि 11 जेट्स वर डाउन, दे वर वेरी एक्सपेंसिव प्लेन्स एंड दे वर डाउन। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। अनुमा जी, जो जेट्स का जो पूरी असलियत है, क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने कल कुछ नए राज खोले हैं ऑपरेशन सिंदूर के? उन्होंने ये कहा कि 200% हमने टैरिफ भारत और पाकिस्तान पर लगाया। फिर उन्होंने जेट्स पर भी ऐसी बातें की जो पहले नहीं की, हालांकि वो नंबर बढ़ गया, वो अब 10 से 11 हो गया। तो इस पर क्या कहेंगी? एक अपडेट ये भी है नीलू जी की जब सर्जियो गोर चंडी मंदिर भारत की पश्चिमी कमान, सेना की पश्चिमी कमान के मुख्यालय में गए, उसके बाद आया है ये बयान डोनाल्ड ट्रंप का। तो मैं ऐसा मान रही हूं कि किसी तरह की जो कहा गया है कि सेना के मुख्यालय में उनको, पश्चिमी कमान के मुख्यालय में सर्जेई गोर को ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग दी गई थी। ब्रीफिंग के बाद अगर ट्रंप ये कह रहे हैं
तो इसका तो गूढ़ अर्थ समझा जाना चाहिए। अगर वो ब्रीफिंग के लिए नहीं गए होते, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ कहा जाता है और हमारी सरकार का स्टैंड है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आपने ब्रीफिंग दी है यूएस एम्बेसडर को वहां खुद चंडी मंदिर पे आके, तो फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का उसी के अगले दिन बयान आना, ये बहुत सारे शक की सुइयां हमारी तरफ भी घुमाता है, क्योंकि हमारा रक्षा मंत्रालय बिल्कुल चुप है। हमारे रक्षा मंत्रालय से बहुत सी ऐसी विज्ञप्तियां पहले थी जिसमें अगर हमारे सैनिक किसी जैसे लद्दाख या ऐसी जगहों में उनको स्नो बाइट से भी उनकी डेथ होती थी तो उसका आंकड़ा आता था। आजकल वो आंकड़ा आता नहीं है, किसी तरह के आंकड़े से परहेज है रक्षा मंत्रालय को। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि सर्जेई गौर की विजिट के बाद, चंडी मंदिर में ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के बाद ट्रंप का अब दोनों तरफ से लगता है सुनकर बयान आया, क्योंकि पहले ट्रंप ने एक बार 5 एयरक्राफ्ट कहा, फिर 7 कहा, फिर 6 कहा और अब 11। तो इस 11 के साथ में प्रामाणिक बात सिर्फ इतनी है कि सर्जेई गौर को ब्रीफिंग दी गई है। अब उसमें चूंकि बार बार पाकिस्तान ने 2-3 काम किए, एक तो पूरे विदेश के मीडिया को बुलाया था जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उनको उस जगहों पर वो लेकर गए थे। कितना सच था, क्या ऑप्टिक्स था, वो हम नहीं समझ पाए, क्योंकि हमारी सरकार ने उसको खारिज करने के लिए अपनी तरफ कोई एक्शन किया नहीं था। दूसरी चीज, फिर जब पाकिस्तान ने हमारे राफेल एयरक्राफ्ट्स की टेल नंबर बताए, तो टेल नंबर बताने के बाद भारत सरकार सामने नहीं आई और उसने ये नहीं कहा कि ये टेल नंबर गलत है, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। ये वक्तव्य अभी तक रक्षा मंत्रालय का मैंने नहीं देखा। अगर किसी और ने देखा हो तो मुझे अपडेट कर दीजिए, मैं अपना ये जो मैं कह रही हूं इसको मैं सुधार लूंगी। लेकिन मेरे जहां तक नॉलेज में इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं आया जब पाकिस्तान ने राफेल के टेल नंबर यानी कि जहाज का वो नंबर दिया जिससे उसकी पहचान होती है। इसके बाद जो 11 एयरक्राफ्ट कहना, और हमारे चीफ ने 9 अगस्त को एयर चीफ मार्शल कत्रे के मेमोरियल लेक्चर में बेंगलोर में ये कहा था कि भारत की सेना में ने 6 पाकिस्तानी जहाज हवा में मार गिराए। उस बात का इतनी बड़ी वजनी बात थी। इसको मैं कई बार दोहराती हूं कि ये रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति से क्यों उसी दिन गायब थी, जबकि एयर चीफ मार्शल हमारे जो हैं एपी सिंह, उनकी विजिट के बारे में पूरी विज्ञप्ति थी, पर उसमें से ये एक लाइन की 6 जहाज हवा में मारे गए गायब थी। तो बार बार भारत सरकार का इस मुद्दे पर सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन देना, और जब भी कोई गलत बयानी, अगर गलत बयानी है पाकिस्तान की तो उसका खंडन ना करना, और उसके बीच में हमारे सीडीएस का सिंगापुर में द रॉयटर्स को एक इंटरव्यू देना जिसमें ये कहना कि 6 से कम जहाज थे, 2 से ज्यादा थे। ऐसे ही जकार्ता में कैप्टन शिव कुमार जो नेवी के अधिकारी थे, जिनका एक किसी सवाल के जवाब में एक तरह से ये एक्सेप्ट कर लेना कि हमारा नुकसान हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारी सेनाओं ने कहा था कि वहां हम रिहायशी इलाकों में और मिलिट्री बेसिस पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए हमें ये नुकसान हुए, और उसके बाद सरकार का इसका खंडन कर देना। तो क्या हो रहा है, हर तरफ भ्रम का जाल फैलाया जा रहा है। भ्रम से क्या होता है, आप सर्टेनिटी से कोई बात न जान पाते हैं न कह पाते हैं। तो सरकार लगातार ये कर रही है, और ये अमेरिका के दबाव में क्यों है? क्या एप्स्टीन फाइल से इसका संबंध है? क्या बार बार अडानी के मनी लॉन्ड्रिंग के होते खुलासों से, या अमेरिका में दी गई रिश्वत से इसका संबंध है? ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, इन सब मुद्दों पर खुलासा अमेरिका की मर्जी से होगा। अगर भारत सरकार चाहे कि खुलासा करे तो वो तो नहीं होने से रहा। नहीं, लेकिन एक बात आपने जो बड़ी जरूरी कही और उसी को मैं लिंक करना चाहती हूँ, आपने कहा कि अभी सर्जियो गोर और साथ में उनके एडमिरल पापेरोव चंडी मंदिर गए थे चंडीगढ़ में और वेस्टर्न कमांड में, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बात कर रहे हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर आप उसको जॉइनिंग ऑफ द डॉट्स करें तो ऐसा लग रहा है कि पापेरोव और सर्जियो गोर के उन्होंने इंफॉर्मेशन दी होगी कि भाई कितने जेट्स डाउन हुए हैं, तो क्या इतने सारे जेट्स हमारे डाउन हुए होंगे? हम क्या कंक्लूजन निकाले इसका? देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि हमारा नुकसान हुआ है। उसका कारण ये है कि कोई भी देश एक बार जो गलती करता है वो दोबारा नहीं दोहराता जब बात सामरिकता की हो।
तो आप देखिए, जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी तो क्या था, सरप्राइज एलिमेंट था। उस सरप्राइज एलिमेंट के कारण बालाकोट में जो हमारी वायुसेना को निशाने दिए गए थे, वहां पर उसे बम गिराया गया और उसे ध्वस्त किया गया। वहां कौन मरा, क्या मरा, उस पर ना तो वायुसेना अध्यक्ष ने कभी कुछ कहा और ना मैं कहूंगी, तो संख्या पर नहीं जाएंगे। लेकिन आप सोचें कि आप वही काम दोबारा कर देंगे, और उसपे भी जब हमारा विदेश मंत्री पाकिस्तान में फोन करके कह रहा है कि हम आपके मिलिट्री और रिहायशी इलाकों पे हम हमला नहीं करेंगे, हम केवल आतंकवादी ठिकानों पर ये करेंगे। मुझे पहली चीज तो ये नहीं समझ में आती कि पाकिस्तान को फोन करने की जरूरत क्या थी। वाई आप पाकिस्तान और आतंकवाद को अलग अलग देख रहे हैं? यानी आप जानते हैं कि आतंकवादी अलग लोग हैं और पाकिस्तान अलग है। ये कैसे आपने निष्कर्ष निकाला कि आतंकवाद और पाकिस्तान अलग अलग है, जबकि इतने बरसों का, दशकों का इतिहास है? फिर आप पाकिस्तान की सेना को ये बताने चले जाते हैं, फोन कर देते हैं। तो इन सब चीजों में एक साजिश दिखती है कि भारत में एक अलग मैसेज जाए कि हमने स्ट्राइक की, लेकिन पाकिस्तान हमें छोड़ दे क्योंकि हम उसके यहाँ केवल आतंकवादियों को मार रहे थे। ये किस तरह की व्यू रचना है? ये किस तरह की साजिश है? कौन सी स्ट्रेटेजी है? जिसने आपके यहाँ आतंकवादी हमला कराया, आप उसी को पहले से सचेत कर रहे हैं। यहाँ पर इंटरनल मैसेजिंग की ज्यादा जरूरत जो दिखी, वो दिखती है कि ये देश के लोगों को इस तरह से बताया जाए कि हमने पाकिस्तान के यहाँ घुस के हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान के पहले ही हाथ पैर जोड़ दिए जाए कि नहीं नहीं, तुम हम पर कुछ मत करना क्योंकि हम तुम्हारे सैनिक। आप अनिमा जी, क्या ये चीज नहीं लगती कि भारत को लगातार डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे हैं? अब उसका एक जीता जागता एग्जांपल है, एक मैं सिद्धांत सिबल का एक ट्वीट देख रही हूँ और उन्होंने कहा है कि इंडिया फॉर्मली जॉइन्स पैक्ट सिलिका इन दिल्ली एआई समिट। ये वियॉन न्यूज के तरफ से ये स्टोरी आ रही है और अभी बस ये ब्रेक हो रही है कि पैक्ट सिलिका ज्वाइन कर लिया। पैक्ट सिलिका तो यूएस का इनिशिएटिव है और दिल्ली की एआई समिट में भारत ने फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है पैक्ट सिलिका। अब ये ठीक एक दिन बाद जब डोनाल्ड ट्रंप उधर ये कहते हैं कि भाई ये 200% हमने टैरिफ लगाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि 11 जेट्स गिराए गए। ये क्या लग रहा है कि क्या बिल्कुल अब हर चीज जो अमेरिका कहेगा हम वही करेंगे? उसके पहले कल जो मिस्टर कृष्णन थे, रामाकृष्णन, उन्होंने कल ये कहा कि भारत को एआई के जो स्टैक्स हैं वही खरीदने चाहिए, अमेरिका के स्टैक्स। अब आज देखिए कि उन्होंने एआई समिट में फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है पैक्ट सिलिका को। ये सरेंडर नहीं है तो और क्या है कि हम जो भी चीज डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे हम उसी को मानेंगे? देखिए, एक और चीज है कि पहले जो हमारा गुटनिरपेक्ष सिद्धांत था, उसमें जो भी देश थे, मैं बांडुंग की बात करूं, बांडुंग में जो 29 कंट्रीज थे और उन्होंने 10 प्रिंसिपल्स लिए थे कि हम अपनी एक दूसरे की सोवरेनिटी का सम्मान करेंगे, हम एक दूसरे के ऊपर अपनी तरफ से कोई ऑफेंसिव अटैक नहीं करेंगे, हम आंतरिक मामलों में इंटरनल किसी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इसकी बात करते थे। अब ट्रंप की डिप्लोमेसी है कोएर्सिव डिप्लोमेसी। आप जो कह रही हैं, आज जो इसमें पैक्ट के ऊपर जो भारत ने साइन किए हैं, इसका एक अर्थ तो ये दिखता है कि इन्वेस्टमेंट भी भारत करेगा। ट्रंप वैसे ही डॉलर की मजबूती करने के लिए धमकियां सी दे रहे हैं, ऐसे में हम अपना नॉन अलाइन जो अपना स्टैंड था उसको हमने छोड़ दिया। एक्चुअली पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही खराब हुआ है, लेकिन भारत अगर अपनी जगह पर कायम रहता तो इस तरह से किसी की दबंगई के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब भारत इन्वेस्टमेंट करेगा, धीरे से भारत जो है ये इसमें भी शामिल हो जाएगा, $1 बिलियन भी दे देगा, शायद $500 बिलियन का अमेरिका को व्यापार देने वाला है। यानी भारत को कौन सा हित सध रहा है किसी को नहीं मालूम। हमारा कोई इंपोर्ट जो है वो तो कम हो नहीं रहा, हमारे चीजों का एक्सपोर्ट बाहर बढ़ नहीं रहा, तो फिर हम क्यों अमेरिका के सामने इतना झुकते चले जा रहे हैं? इसका मुझे तो कहीं और सूत्र ही नहीं दिखता। मुझे इसका सूत्र कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अडानी को लेकर या खुद को लेकर या हरदीप सिंह पुरी को लेकर जो ब्लैकमेलिंग है, उसके ऊपर ही इसका पूरा केंद्र बिंदु नजर आता है, उससे अलावा कुछ नहीं। या फिर भारत सरकार आकर स्पष्टीकरण दे, संसद में इस बातों को करे जो कि जरूरी है। संसद में आप विपक्ष को भरोसे में रखते हुए
अगर देश के लिए कोई हित के लिए निर्णय ले रहे हैं तो जरूर बताइए, वो आप बताएंगे नहीं तो यानी छन छन के जहां से खबरें आएंगी उनका भ्रम हमेशा बना रहेगा, भारत सरकार का कोई अधिकृत वक्तव्य नहीं होगा। ये भारत ने एक बहुत बड़ा डिपार्चर अपनी नॉन अलाइंड मूवमेंट से किया है और साथ में अपनी जो एक साख बनी थी उस प्रतिष्ठा को भी धब्बा लगा लिया है। लेकिन आपको लगता है कि अब भारत पर दबाव डालकर बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर तो बना ही लेंगे डोनाल्ड ट्रंप भारत को? मुझे कोई शक नहीं है इसमें, क्योंकि आज एज ऑब्जर्वर गए हैं, कल जब प्रेशर बढ़ेगा वैसे भी आपने बोला ही है कि नो प्लान बी, इस तरह के जब वक्तव्य अमेरिका के साथ आते हैं, भले ही वो गाजा के परिप्रेक्ष्य में आए हो, कल आपके ऊपर नहीं आ जाएंगे वही वक्तव्य, तो आप इस चीज की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत अपना कोई बहुत ही भरोसेमंद और एकदम स्ट्रॉन्ग स्टैंड कायम कर सकता है तब तक जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं तब तक। नहीं, लेकिन आपको जो चीजें आपको अभी फिलहाल नजर आ रही हैं वो किस तरह से दिख रही हैं कि क्या हमारी अब जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसी तरीके से नतमस्तक रहने की होगी जब डोनाल्ड ट्रंप की बारी आएगी? अब आप हम भले ही ये कह दें कि हम ये बना, कल कितनी बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने एआई समिट में कही थी कि मानव अप्रोच, उसके बाद गवर्नेंस की बात किया उन्होंने, सॉवरेनिटी की, ऑटोनॉमी की बातें कही, सारी बातें कह ली, लेकिन जब अमेरिका की बारी आती है वो सारी चीजें भूल जाते हैं, सारा अप्रोच भूल जाते हैं, सिवाय इसके कि गर्दन झुकाकर बस हम वही करें जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब पैक्स सिलिका का भी हिस्सा बन गए। उन्होंने व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन आए थे, जो एआई हेड आए थे, उन्होंने कहा कि हम अमेरिकन टैक्स लेना ही होगा। तो अब एआई की समिट में अगर पैक्स सिलिका का हिस्सा अगर भारत बन रहा है तो ये तो फिर एक और सबूत है एक तरीके से कि भाई हम वही करेंगे जो ट्रंप कहेंगे, हमारी कोई अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस अब नहीं बची। कहां से लाएंगे आप इंडिपेंडेंट वॉइस? जब हम सस्ता तेल खरीद रहे थे रूस से, ट्रंप ने एक बार धमकाया तो आंकड़े बता रहे हैं कि हमने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। वो तो सबको दिख रहा है ना, ये आंकड़े तो पूरी दुनिया के सामने हैं। तो ट्रंप के कहने के साथ साथ जो भी चीज अमेरिका की तरफ से आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर झुकते ही चले जा रहे हैं। एक और चीजें हैं, देखिए पहले जो गुटनिरपेक्षता थी उसके कारण एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक ग्लोबल साउथ, इस सब में हमारा से था। और उस समय पंडित नेहरू हो गए, सुकार्तो हो गए, ये सब लोगों ने एक नया मंच बनाया था। मतलब इनकी कोई कानूनी संधि नहीं थी, कोई व्यापार मतलब उसके लिए कोई लिखित पे ऐसा नहीं था सिवाय उन 10 प्रिंसिपल्स के। लेकिन आज कोई प्रिंसिपल हमारे सामने नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के हर हमारे जैसे ट्रेड डील हुई जिसका आज भी आप देखिए क्यों नहीं आ रहा है, उसका जो वो कह रहे हैं इंटरिम हमारा समझौता है, बाहर दोनों देशों का साइन किया हुआ दस्तावेज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन ये दस्तावेज आएगा उसी दिन किसान आंदोलन पर चले जाएंगे और आने वाले चुनावों में उसका नुकसान होगा। तो आप देखिएगा जैसे ही वेस्ट बंगाल का, असम का चुनाव खत्म होगा और बीच में एक लल पीरियड आएगा, उस समय ये ट्रेड डील पूरी तरह से दोनों देशों के सिग्नेचर के साथ सामने आ जाएगी। 2-3 महीने का समय मिलेगा, इस बीच में कई हेडलाइन बदलने की सरकार ने वैसे ही तैयारी कर रखी होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले 2 सालों के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास हर बीच के लल पीरियड में क्या हेडलाइन बदलेगी, कौन सी दुर्घटना होगी या करवाई जाएगी, उसका एक पूरा मसौदा तैयार रखा है। जिस तरह से आज भारत की सरकार काम कर रही है उससे ये साफ दिखता है। चलिए अनुमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगणमन 24/7। थैंक यू।